ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसको एक समय बाबा रामदेव का सबसे करीबी माना जाता था। कहा जाता था कि वो इंसान अगर साथ रहा तो बाबा रामदेव देश की राजनीति बदल देंगे। नाम था राजीव दीक्षित। दोनों ने मिलकर भारत स्वाभिमान आंदोलन की नींव रखी। रामदेव जी योग सिखाते और राजीव दीक्षित मन से देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर प्रहार करते। सपना था 2014 में शायद एक नया राजनीतिक विकल्प सामने लाने का, लेकिन ऐसा कुछ होता इसके पहले ही वो सपना टूट गया। साल था 2010। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में भारत स्वाभिमान यात्रा चल रही थी। हजारों लोग राजीव दीक्षित का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उस दिन वो मंच पर नहीं आए। पहले खबर आई राजीव दीक्षित की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और कुछ घंटों बाद सब सन्न रह गए जब पता चला कि राजीव दीक्षित अब नहीं रहे। लेकिन क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल मौत थी? उनके समर्थक इसे हत्या क्यों कहते हैं? वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब आज भी हवा में तैर रहे हैं? और इस पूरे घटनाक्रम में उनके सबसे करीबी सहयोगी बाबा रामदेव और उनके संगठन भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की भूमिका पर क्यों उंगलियां उठती है? आइए चलते हैं उस रात के सन्नाटे में और खोजने की कोशिश करते हैं उन सवालों को जो आज भी भारत के लाखों लोगों के मन में गूंज रहे हैं कि आखिर राजीव दीक्षित की मौत हुई तो कैसे हुई और इसमें बाबा रामदेव का क्या रोल है। सवाल नंबर 1। राजीव के भाई प्रदीप को बताया गया कि राजीव की हालत नाजुक है, वो बात नहीं कर सकते। तो फिर बाबा रामदेव ने टीवी पर आकर कैसे कहा कि उन्होंने राजीव से 1 घंटे बात की? सवाल नंबर 2। बाबा रामदेव ने दावा किया कि राजीव को बीपी, शुगर और दिल की बीमारी थी, लेकिन उनके भाई कहते हैं कि राजीव ने कभी किसी बीमारी का जिक्र तक नहीं किया। तो फिर सच क्या है? सवाल नंबर 3। राजीव दीक्षित का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? उनके सहयोगियों की याचिका को अनसुना क्यों कर दिया गया? क्या किसी को डर था कि शरीर कहीं सच ना बोल दे? 3 सवाल, 1 लाश और जवाब कोई नहीं। अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे उस आदमी की जिंदगी की तरफ जिसकी मौत आज भी एक अनसुलझी पहेली है, और शुरू करते हैं कातिल कौन सीरीज का एपिसोड नंबर 3। हालांकि पिछले शनिवार को कातिल कौन सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपने जियाउल हक के कत्ल की बात सुनी, और आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजीव दीक्षित की मौत के पीछे किसका हाथ था। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके शुरुआती जीवन की शिक्षा को लेकर कुछ विवाद है। आरटीआई में उनके पास आउट होने से इनकार किया था, लेकिन उनकी विचारधारा बिल्कुल साफ थी जिसने उन्हें लोकप्रियता दिलाई। राजीव दीक्षित हमेशा एक ऐसे शख्सियत रहे जो स्वदेशी की हमेशा वकालत करते और विदेशी चीजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद 17 साल की उम्र में ही उनका नाम सुर्खियों में आ गया था, जब उन्होंने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ प्रदर्शन किया और दावा किया कि यह त्रासदी अमेरिका की एक सोची समझी साजिश थी जिसे भारतीयों पर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर अंजाम दिया गया था। यहीं से विदेशी कंपनियों के खिलाफ उनकी मुहिम शुरू हुई। 1992 आते आते उन्होंने इस मुहिम को आज़ादी बचाओ आंदोलन का नाम दिया। इस आंदोलन के जरिए वो भारत में बहुत कुछ बदलना चाहते थे। पहला, भारत का लीगल सिस्टम जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून की फोटोकॉपी है, उनके मुताबिक इसे बदलना बहुत जरूरी था। दूसरा, टैक्सेशन सिस्टम डिसेंट्रलाइज होना चाहिए क्योंकि 80% रेवेन्यू नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की जेब में जाता है। वो अक्सर 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की भी सलाह देते थे। तीसरा, वो मॉडर्न मेडिसिन की तीखी आलोचना करते थे और मानते थे कि भारत का मेडिकल सिस्टम पूरी तरह से आयुर्वेद पर आधारित होना चाहिए। राजीव दीक्षित को उनके इन्हीं स्वदेशी विचारों के कारण अपार लोकप्रियता मिली, लेकिन उनकी कुछ बातें अजीब और ऊट-पटांग भी थी जिनका सबूत नहीं था। जैसे अमेरिका जम्मू कश्मीर को कब्जियाना चाहता है, या जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना को एडवीना ने ब्लैकमेल करके भारत का बंटवारा करवाया था। उन्होंने खुद के बारे में दावा किया था कि उन्होंने फ्रांस से पीएचडी की है और CSIR से एंटी ग्रेविटी पर रिसर्च की थी, जिसके लिए मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट अरबों डॉलर देने को तैयार था, पर उन्होंने मना कर दिया।
इन दावों का कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हालांकि वो पॉपुलर हो रहे थे, साथ ही उनका आंदोलन भी, और इसके साथ ही आया पैसा, और पैसों के साथ विवाद। क्योंकि साल 2004 में राजीव दीक्षित पर आरोप लगे कि उन्होंने आज़ादी बचाओ आंदोलन के पैसों का गलत इस्तेमाल किया और अपने भाई को फायदा पहुंचाया। इन आरोपों के बाद इस संगठन में उनका रिश्ता बिगड़ गया। ठीक इस समय 2004 में नासिक में राजीव दीक्षित की मुलाकात योग सिखाने वाले आइकॉन बाबा रामदेव से हुई। रामदेव बाबा भारतीय परंपरा और योग के प्रतीक थे, जबकि राजीव दीक्षित स्वदेशी विचारधारा के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। इन दोनों के विचारों का मिक्सचर जनता को बहुत तेजी से पसंद आने लगा। आगे बाबा रामदेव ने राजीव को अपने योग कैंपों के मंच पर जगह देनी शुरू की। वो आस्था चैनल पर भी दिखने लगे। रामदेव बाबा मंच से योग करते और राजीव दीक्षित राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भाषण देते। राजीव की आवाज आस्था जैसे धार्मिक चैनलों के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंच गई। रामदेव समझ चुके थे कि उन्हें अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राजीव दीक्षित जैसे चेहरों की सख्त जरूरत है। लेकिन बाबा रामदेव की टीम में राजीव दीक्षित की बढ़ती पॉपुलैरिटी उनके करीबी सहयोगियों, खास करके बालकृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं आई, राशि नहीं आई। बालकृष्ण राजीव को बाहरी आदमी समझते थे। राजीव इतने पावरफुल हो गए थे कि अगर एक ही कमरे में वो दोनों होते तो एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। इसके बावजूद भारत स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत हुई और राजीव दीक्षित को इसका राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। इसके बाद मार्च 2010 में भारत स्वाभिमान पार्टी लॉन्च हुई, जिसका एम 2014 के लोकसभा चुनाव लड़ना था। आगे सितंबर 2010 में पार्टी की सदस्यता बढ़ाने के लिए रामदेव और राजीव दीक्षित ने भारत स्वाभिमान यात्रा की योजना बनाई। ये यात्रा 2 महीने तक चली और यहीं से दरार और गहरी होती चली गई। वजह राजीव दीक्षित की पॉपुलैरिटी बाबा रामदेव को पीछे छोड़ रही थी और ये बात लंबे समय तक राजीव के सहयोगी रहे मदन दुबे ने सबको बताया। मदन दुबे ने बताया कि उन्होंने जुलाई 2010 में राजीव दीक्षित से भारत स्वाभिमान आंदोलन का सदस्य बनने के लिए कहा था, तो राजीव ने उनसे कहा कि अभी इंतजार करो। ये इस बात का साफ साफ संकेत था कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं था और राजीव दीक्षित खुद असहज थे। ऐसा माना जाता है कि रामदेव के करीबियों को इस बात की ईर्ष्या थी कि राजीव जैसे बाहरी लोग आकर राष्ट्रीय सचिव बन गए, कैसे, और उनसे हजारों लोग रोज मिलने आते हैं, और यही बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। आगे नवंबर 2010 के आखिरी हफ्ते में यात्रा छत्तीसगढ़ में थी। राजीव दीक्षित छत्तीसगढ़ के कई शहरों में सभा कर चुके थे। अगला पड़ाव बेमेतरा था, जहां 30 नवंबर को भाषण देना था। बेमेतरा जाते हुए रास्ते में राजीव को लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने सभा करने से मना कर दिया। बेमेतरा के करीब उनकी तबीयत और बिगड़ गई, जिसके बाद वो रास्ते में आर्य समाज गेस्ट हाउस में रुक गए। गेस्ट हाउस में राजीव दीक्षित वॉशरूम गए, बहुत देर तक नहीं लौटे तो बाकी साथियों को शक हुआ। उन्होंने वॉशरूम में जाकर देखा तो राजीव दीक्षित नीचे जमीन पर पड़े हुए थे। उन्हें शायद दिल का दौरा आया था। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया था तब उनके भाई प्रदीप दीक्षित को फोन किया गया। प्रदीप दीक्षित ने अपने भाई से बात करने की इच्छा भी जाहिर की कि भाई से बात करवा दो, लेकिन राजीव के साथ मौजूद लोगों ने बताया, जो रामदेव बाबा के लोग थे, कि उनकी हालत बहुत ही नाजुक है। इसके चलते राजीव दीक्षित से अभी बात नहीं हो सकती है। फिर 30 नवंबर 2010 को अस्पताल पहुंचने के बाद अगले दिन यानी राजीव दीक्षित के 43वें जन्मदिन पर उनकी मौत हो गई। और मौत के बाद जो हुआ उसने इस पूरे मामले को साजिश की गुत्थी में बदल दिया, क्योंकि बाबा रामदेव ने आस्था चैनल पर 2 ऐसे बयान दिए कि उससे सबकी शक की निगाह उनके तरफ घूम गई। पहला ये कि राजीव दीक्षित को बीपी, शुगर और दिल की बीमारी थी। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं बेमेतरा नहीं था, लेकिन मैंने राजीव से इलाज के दौरान 1 घंटे बात की। मैं उसे दवाई लेने के लिए मनाता रहा, लेकिन वो माने नहीं। अब यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास पैदा होता है, क्योंकि रामदेव के लोग उनके भाई से कहते रहे, यानी राजीव दीक्षित के भाई से, कि उनसे बात नहीं हो सकती क्योंकि राजीव दीक्षित की हालत बहुत नाजुक है। और रामदेव खुद कहते हैं कि उन्होंने 1 घंटे तक बात की। इसके बाद बाबा रामदेव ने राजीव दीक्षित के परिवार वालों से फोन पर बात की और उनसे रिक्वेस्ट किया कि गंगा के तट पर राजीव दीक्षित की अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने दी जाए। परेशान परिवार वालों ने हामी भर दी। दीक्षित के मृत शरीर को तुरंत चार्टर प्लेन से सीधे हरिद्वार पहुंचाया गया,
लेकिन जब शव हरिद्वार पहुंचा तो लोग देखकर परेशान हो गए, क्योंकि राजीव दीक्षित का चेहरा एकदम बदला हुआ था, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। त्वचा का रंग एक अजीब बैंगनी और नीला हो गया था, और तो और स्किन भी कुछ उधरी हुई सी लग रही थी। और हाँ, उनकी नाक के पास नीले या काले रंग का खून लगा हुआ था। शरीर के अजीब रंग को देख लोगों में साजिश की फुसफुसाहट शुरू हो गई। मदन दुबे, राजीव के सहयोगी, ने जोर से कहा कि अगर किसी को कुछ गलत लगता है तो पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने रात भर में करीब 50 लोगों से हस्ताक्षर करवाए, याचिका तैयार कर ली और अगली सुबह 6 बजे कोहरे के वक्त ही 9 लोगों का एक समूह जो है, जिसमें मदन दुबे भी शामिल थे, वो रामदेव बाबा के 2 मंजिला निवास पर पहुंच गए और उन्हें सुरक्षाकर्मी ने रोक लिया। दुबे के दबाव डालने पर रामदेव 7:30 बजे बैठक के लिए मान गए, लेकिन मीटिंग से ठीक पहले मदन दुबे और उनके सहयोगियों के सेल फोन ले लिए गए ताकि कोई रिकॉर्डिंग न हो सके। बावजूद दुबे ने रामदेव को 50 हस्ताक्षरों वाली याचिका सौंपी, लेकिन बाबा रामदेव ने कहा, यह मौत तो प्राकृतिक है, इसके लिए पोस्टमार्टम की क्या जरूरत है। बाबा रामदेव ने दावा किया कि उनके पास डॉक्टर्स की रिपोर्ट है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसा ही है, जिसके अनुसार मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। दुबे ने इस पर विश्वास न करते हुए कहा, पोस्टमार्टम करवाइए, इससे सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाएगा, नहीं तो उंगलियां तो उठती ही रहेंगी। कहते हैं इस दौरान बाबा रामदेव का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने पोस्टमार्टम को हिंदू धर्म के खिलाफ बताकर नकार दिया। दुबे ने पलटकर कहा कि राजीव दीक्षित का धर्म देश सेवा थी, इसलिए आप हिंदू धर्म की चिंता छोड़ दीजिए। दुबे ने यह भी कहा कि आपके कुछ लोगों के साथ राजीव दीक्षित का झगड़ा हुआ था ना, आपके लोग उसके साथ भेदभाव करते थे, ये सच है ना। मुझे पता है कि वो परेशान थे कि राजीव दीक्षित जैसे कुछ बाहरी लोग कहीं से आकर भारत स्वाभिमान आंदोलन के राष्ट्रीय सचिव बन गए, उन्हें इस बात से ईर्ष्या थी। करीब 1 घंटे की बातचीत के बाद रामदेव ने कहा कि वे सब हॉल में चलकर दीक्षित परिवार से बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन ये एक चाल थी। हुआ ये कि रामदेव बाबा के घर से उस हॉल की दूरी जो है इतनी थी कि चलकर कोई जाए तो कम से कम 15-20 मिनट लगेगा। अब यहाँ से हुआ ये कि रामदेव बाबा अपनी कार में बैठकर अपने लोगों के साथ तुरंत हॉल पहुँच गए और दुबे और बाकी लोगों को 20 मिनट पैदल चलना पड़ा। हॉल में पहुंचते ही रामदेव ने बाइक पकड़ा और भीड़ को भड़काया कि कुछ लोग मुंबई से आए हैं जो हिंदू धर्म के खिलाफ जाकर शव का पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। कहते हैं इसी बीच भीड़ में से हरियाणा के एक डॉक्टर सुमन खड़े होकर खुले तौर पर पूछते हैं, तो आप सबका पोस्टमार्टम करवा क्यों नहीं देते। रामदेव बहुत नाराज हुए और तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया कि शव को अंतिम यात्रा की तरफ ले जाया जाए। शमशान घाट जाने का समय ऐसे 11 बजे तय हुआ था, लेकिन सुबह 9 बजे ही रामदेव के लोगों ने शव को तुरंत एम्बुलेंस पर लदवा दिया, वो भी तब जब दुबे अभी तक हॉल पहुंचे भी नहीं थे, या यूं कहिए कि पहुंचने वाले ही थे। राजीव के भाई प्रदीप दीक्षित ने एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश की, क्योंकि एक बार अंतिम संस्कार हो जाता तो पोस्टमार्टम का सवाल ही नहीं बचता। लेकिन रामदेव के आदमी रुके नहीं और शव को ले गए। जैसे ही काफिला शमशान घाट पहुंचा, वहां हजारों लोग इकट्ठा थे। रामदेव अचानक प्रदीप दीक्षित की तरफ मुड़े और कहा, देखो अगर आप चाहें तो पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। प्रदीप दीक्षित सदमे में थे। उन्होंने भीड़ और तनाव के बीच जवाब दिया, स्वामी जी अब इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। बाद में प्रदीप दीक्षित ने बताया कि उस समय उन्हें क्या कहना चाहिए था, उन्हें कुछ समझ नहीं आया, वो कुछ समझ नहीं पाए, क्योंकि वहां हजारों लोग पहुंच चुके थे अंतिम संस्कार के लिए। हालांकि अंतिम संस्कार के बाद जब राजीव दीक्षित के लैपटॉप और दोनों फोन परिवार को लौटाए गए तो उन्होंने पाया कि इन सभी डिवाइसेज का डेटा पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया था। राजीव दीक्षित की मौत के बाद रामदेव बाबा ने 2014 के लोकसभा चुनाव लड़ने का इरादा छोड़ दिया। इसके बजाय उन्होंने अपना व्यापारिक साम्राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया और आज वो उन ऊंचाइयों पर है जहां सफल व्यापारियों के लिए पहुंचना एक सपना होता है। राजीव दीक्षित की मौत आज भी एक अनसुलझी पहेली है। शरीर का अजीब नीला बैंगनी रंग, पोस्टमार्टम न होने की रामदेव की जिद, रामदेव के बयानों में उलटफेर, भाई से बात न करा पाने की बात जबकि रामदेव का 1 घंटे बात करने का दावा, लैपटॉप और फोन से सारा डेटा डिलीट हो जाना, ये सब मिलकर एक ऐसी गहरी गुत्थी बनाते हैं जो आज तक नहीं सुलझी है। क्या ये सचमुच नॉर्मल मौत थी
या ये उस राजनीतिक यात्रा का एक दुखद अंत था जिसे एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य के उदय के लिए रास्ते से हटा दिया गया? इन सवालों का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। कातिल कौन सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपने कहानी देखा राजीव दीक्षित की मौत से जुड़े अनसुलझे सवाल की, जो हर जगह फैला हुआ है। हर जगह मौजूद जानकारियों के आधार पर ही आज मैंने आपको ये कहानी सुनाई। आगे इस सीरीज में आप कौन सी कहानी देखना चाहते हैं कमेंट जरूर करें। और अगर आप यहाँ अंत में मेरी ये बात सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने कहानी पूरी देखी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से ये कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता लग सके कि कहाँ से लोग मेरी कहानी को पूरा देखते हैं। मैं पंचम प्रकाश फिर अपनी कहानियों के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।